नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी का हर विषय पढ़ाया जाता है और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाते हैं। यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। और हाँ, कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं वो यूट्यूब पर सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास। तो आपके सामने चैनल आ जाएगा एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास। और उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 7 के सब्जेक्ट ही मिलेंगे और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो वहां से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट में से कंप्लीट आपका ये सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा, आज का हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले 1 मिनट और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे शिकायत करते सर आंसर बहुत बड़ा लिखवा दिया आपने उत्तर, या बहुत छोटा लिखवा दिया। तो देखिए, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि मैं आपको बहुत बड़ा आंसर लिखवाऊं या बहुत छोटा लिखवाऊं। मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर समझाना। फिर चाहे एग्जाम में आपके वो 2 नंबर का आ जाए प्रश्न, चाहे आपका वो 6 नंबर का आ जाए, आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके अध्याय के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वो है मौर्योत्तर काल को कभी कभी पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, मौर्योत्तर काल का क्या मतलब है। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। ये चीजें मेरा नजर आपका आना जरूरी नहीं है, आपको बोर्ड पे दिखाई देना और जो मैं बातें कह रहा हूँ उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा अलग से, आप टेंशन मत ले। तो इसने कहा है कि जो मौर्योत्तर का काल है ना, मौर्योत्तर मतलब मौर्योत्तर की होता है जब मौर्योत्तर के बाद, मौर्यों के बाद जो समय आया उसको कहा जाता है पुनर्गठन का काल। एक होता है मौर्योत्तर, मौर्यों के बाद, एक होता है मौर्यों से पहले का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मौर्यों के पहले के काल को, सॉरी मौर्यों के बाद के काल को कभी कभी पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है कि जब मौर्य साम्राज्य था, आपका आपने पढ़ा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य है, आपका बिंदुसार है, अशोक है, जब उनका जो शासन खत्म हो गया तो उसके बाद का जो समय आया उसको पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? ये मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको आधा आंसर समझ में आ गया। तो अब इसका क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, क्या है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए भी। ठीक है, जिस प्रकार की भारत की राजनीति चल रही थी, ठीक है, आपकी प्रशासन चल रहा था या फिर सामाजिक व्यवस्था थी ना, मतलब कि मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। राजनीतिक परिवर्तन आप मेनली जरूर याद रखें कि बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए। पहले क्या था कि जब मौर्य साम्राज्य था तो क्या था कि जो भारत था, मैं एक बार ऐसे प्रतीकात्मक मैप बनाता हूँ कि भारत आपका बहुत यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जो पूरा एक साम्राज्य था ये आपका मौर्य साम्राज्य था। पूरा क्या था, बहुत बड़ा आपका मौर्य साम्राज्य था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ तो क्या हुआ, भारत में बहुत ज्यादा राजनीतिक परिवर्तन। आप जरूर याद रखें कि आपको ये शब्द आप सामाजिक और प्रशासनिक रखे या न रखे, लेकिन बहुत ज्यादा राजनीतिक परिवर्तन हुए, ये बात आपको जरूर लिखनी है। परिवर्तन कैसे हुए वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। सम्राट अशोक के बाद मौर्य शासक साम्राज्य को एकजुट नहीं रख सके। लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मतलब पहले आपको समय ही आपने बता दिया कि सम्राट अशोक था, उसका अंतिम महान राजा था आपका मौर्य वंश का। और जब अशोक के बाद जो और राजा है उसके वंशज थे, वो राजा बने, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, इतने योग्य वो नहीं थे। और मौर्य साम्राज्य का अंत 185 में हो गया। पहली दो लाइन में आपको समझ में आई या नहीं आई? आपको बताना कि मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में बहुत से राजनीतिक परिवर्तन हुए, ये चीज क्लियर। और अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में कोई योग्य शासक नहीं था और 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। अब ये समय है आपका मौर्योत्तर भी, मतलब मौर्यों के बाद का समय। इसके बाद क्या हुआ वो बात आपको यहाँ लिखनी है। इसके बाद भारत के विभिन्न भागों में नए नए राज्य उभर कर सामने आए, मतलब नए नए राजा उभर के आए। क्योंकि पहले वो क्या थे, गुलाम थे मौर्यों के, मौर्यों के अंडर थे, साम्राज्य पूरा एक था लेकिन वो मौर्यों के अधीन थे। जैसे ही उन्हें लगा
कि मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका, मौर्य गद्दी पे जो है एक बहुत बड़ा राजा नहीं, शक्तिशाली राजा नहीं बैठा, तो ये जो छोटे-छोटे राज्य थे ये उभर कर सामने आए और इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र राजा हैं। क्या है स्वतंत्र? हम किसी के गुलाम नहीं है, अब हम क्या स्वतंत्र राजा हैं। और वो राजा कौन-कौन से थे ये और आप देख लीजिए ताकि आपकी चीजें क्लियर होती चलेगी। विभिन्न जैसे सोमवंश, सातवाहन, चेदी, चोल, चेर, पांड्य, इंडो ग्रीक और कुषाण। पहले जो क्षेत्र मौर्यों के साम्राज्य के अधीन थे वे अब अलग अलग शासकों के नियंत्रण में आ गए। मतलब पहला जो मौर्यों का राज्य था ना, जैसे मौर्यों का पूरा राज्य था, ये आपका यहाँ से देखिए एक बार मैं छोटा मैप बना के आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा राज्य मौर्यों के अधीन था। अब ये मौर्य राज्य के बाद जो मौर्यों का शासन था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया और उन छोटे छोटे राज्यों के स्वतंत्र शासक हो गए। जो राजा थे वो क्या हो गए? आजाद हो गए। उन्होंने खुद को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, खुद का स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। इस काल में भारत का राजनीतिक नक्शा बदल गया। अभी राजनीतिक आपको बताया था स्टार्टिंग में, मेन लाइन यही है, इस पूरे क्वेश्चन के आंसर की मेन लाइन यही है कि भारत का जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक नक्शा बदल गया। पहले अगर नक्शे में देखोगे तो यहाँ पे कैसे बदला राजनीतिक नक्शा कि यहाँ पे पूरा आपका मौर्य वंश था, मौर्य साम्राज्य था। लेकिन अब भारत में देखोगे ना दोबारा मौर्योत्तर के बाद कि यहाँ ये अलग अलग राजा आ गए इस प्रकार से कि ये मैप देखिए। और एक भारत का जब आपके ये थे ना मौर्य थे तो इस प्रकार का मैप यहाँ पूरा आपका था, मौर्य साम्राज्य था। तो क्या मैप नहीं बदल गया? भारत का नक्शा नहीं बदल गया राजनीतिक रूप से? राजनीतिक मैप क्या होता है? जिसमें आप राज्य की सीमाएं दिखाते हैं, अलग अलग राज्यों को दिखाते हैं। तो ये बात यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी कि भारत का राजनीतिक मानचित्र किस प्रकार से बदल गया। शासन की नई व्यवस्थाएं बनी। अब देखिए राजा नए बने हैं ना, आपके राजा नए बन गए तो उनके शासन करने का तरीका, जिस तरह से वो शासन करते हैं वो नए लाएंगे। जो नीतियां हैं उनकी वे नई बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। अब ये तो नहीं आप जो पुराना चला रहा है उसके अनुसार चलाएंगे। यदि आपको भी आज राजा बना दिया जाए तो आप भी नीति अलग बनाएंगे। तो राजा अगर नए बने हैं तो उनकी क्या है कि नई नई नीतियां सामने लेके आए, नई नई व्यवस्थाएं सामने लेकर आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इस पे टाइम लगा के चल रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। इस काल में भारत का राजनीतिक नक्शा बदल गया, शासन की नई व्यवस्थाएं बनी और समाज और अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आया कि राजा बदलेगा तो समाज भी बदलेगा भी। इसी कारण इतिहासकार इस काल को पुरानी व्यवस्था के टूटने और नई व्यवस्था के बनने का समय मानते हैं। इसलिए मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन का काल कहा जाता है। अब आपको मैं पूरा एक हिंट में समझाता हूँ, सरल शब्दों में आपको लिखना क्या है। मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौर्यों का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, मौर्य शासन खत्म हो गया या फिर मौर्य वंश समाप्त हो गया तो उनका जो शासन था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ठीक है, छोटे छोटे अनेक राजाओं ने क्या कर लिया? अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, और भारत में बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए, मतलब नए नए राजा बन गए तो राजनीतिक परिवर्तन ही तो ये आप लिख सकते हैं कि भारत का राजनीतिक मानचित्र बदल गया। ठीक है, नई पुरानी व्यवस्था थी उसके सामने क्या आ गई? एक नई व्यवस्था आ गई, मतलब एक नई व्यवस्था है, राजा लेके आए, छोटे छोटे राजा थे ये। तो इसी को इसलिए कहा जाता है कि मौर्योत्तर के बाद के समय को, मौर्योत्तर काल को क्या कहा जाता है? पुनर्गठन का समय कहा जाता है कि एक नई राजनीतिक शक्तियां उभर के आई। एक नहीं, बहुत सारी नई छोटे छोटे राजा आपके उभर के आए, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। नाम अगर याद नहीं रहे तो मैंने जो आपको जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस लेसन में से। और स्क्रीनशॉट की आप जो कहते हैं ना स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट में आप यहाँ से अब आप ले सकते हैं। अभी 1 मिनट रुकिए, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं आप अब अपने हिसाब से, अगर 2 नंबर का आ गया तो आप क्या लिख देंगे? क्योंकि मौर्योत्तर के काल के बाद बहुत सारे राजाओं ने क्या कर लिया? अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया, नए नए राज्य में। इसको पुनर्गठन का काल कहा जाता है। नई व्यवस्थाएं सामने आई। अब बस हो जाएगा 2 लाइनों में, 2 नंबर में। बड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, आप रटने की कोशिश मत कीजिए। आगे बढ़े हम। अब आपको इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। वे कौन से मूल्य और सिद्धांत हैं जिन्होंने इस काल के सम्राटों का मार्गदर्शन किया? भी तो इस काल में जो राजा हुए ना तो उनके कौन से सिद्धांत थे, कौन से मूल्य थे, किन नियमों का वो पालन करते थे, क्या चीजें थी भी?
मौर्योत्तर, ये बात कौन से समय की हो रही है? मौर्योत्तर काल की, मतलब मौर्य वंश समाप्त हो चुका था, उनका अंत हो चुका था, उसके बाद के राजाओं के नियम ये बोल रहा है कि मौर्योत्तर काल के सम्राटों का मार्गदर्शन कई महत्वपूर्ण मूल्य सिद्धांत करते थे। वे इस काल के शासक केवल सत्ता पर ध्यान नहीं देते। इसने कहा कि इस काल के जो राजा थे, मौर्योत्तर काल के जो राजा थे, सिर्फ सत्ता पर ध्यान नहीं देते, मतलब सत्ता पर ध्यान नहीं देते थे सिर्फ, केवल और भी चीजें थे जिनका वो ध्यान रखते थे। इस काल के शासक केवल सत्ता पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि प्रजा के कल्याण और सांस्कृतिक विकास को भी महत्व देते थे। दो चीजें आपको लिखनी है, वो क्या है कि प्रजा के कल्याण और सांस्कृतिक विकास को भी महत्व देते थे। अब वो किस प्रकार से महत्व देते थे, आपको ये चीज यहाँ पे लिख देने की, कौन कौन सी प्रकार से। धर्म सहिष्णुता भी, इसका मतलब है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अगर ये बात शब्द आपको याद न रहे, धर्म सहिष्णुता, तो आप इसको क्या कर स्किप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो शासक थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। जनता की भलाई को राजा का कर्तव्य माना जाता था। दान और उदारता, भूमि, धन और अन्न का दान किया जाता था। वे एक, ये सारी वही विशेषता जो एक राजा में होनी चाहिए कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो जो बातें आप छोटे क्लासों में सीखते हैं ना, वो बातें यही सारी चीजें होनी चाहिए। न्याय और नैतिकता, न्यायपूर्ण शासन पर बल दिया जाता था। और कला और संस्कृति का संरक्षण, साहित्य, स्थापत्य, मतलब कोई इमारत बनाना, मूर्ति कला और को प्रोत्साहन दिया जाता था। इन मूल्यों के कारण इस काल में बौद्ध, जैन और वैदिक परंपराएं एक साथ विकसित हुई। मतलब कि सारे धर्म ये अलग अलग थे आपके। बौद्ध था वो अलग वैचारिक मत था, बौद्ध जैन आपका अलग वैचारिक मत था, और भी वैचारिक मत थे। ये सभी साथ साथ क्या थे, साथ साथ इनका विकास हुआ, क्योंकि कभी किसी के साथ भेदभाव इन राजाओं ने नहीं किया भी, ठीक, किसी भी धर्म के साथ नहीं किया, किसी भी पद के साथ नहीं किया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट लेते चलना आपको, तो इसमें आपको यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका 5 पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे और आप यहाँ तक ले लीजिए। अगर आपको बिल्कुल आसान, ये तो बिल्कुल आसान है क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको टाइम लगा के थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। विदेशी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार भारतीय समाज में समाहित होकर सांस्कृतिक संगम में योगदान दिया? ये कहता है कि विदेश में जो आक्रमण हुए, विदेशियों ने आक्रमण किए और वो भारत में आके राजा भी बने, तो भारतीय संस्कृति में वो किस प्रकार शामिल हो गए। मौर्योत्तर काल में कई विदेशी आक्रमणकारी भारत आए, जैसे इंडो ग्रीक आए थे। आपने अध्याय अगर पढ़ा होगा तो खूब अच्छी तरह से आपको ये पता होगा भी। इंडो ग्रीक आए थे आपके आक्रमण करने, शक आए थे, कुषाण आए थे। प्रारंभ में विजेता के रूप में आए, लेकिन धीरे धीरे भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। तो स्टार्टिंग में क्या थे विजेता, मतलब कि वो जीतने आए थे भी, ठीक है, कि यहाँ से धन दौलत लूट के ले जाएंगे, इस प्रकार का उनका मनोदशा होती थी। लेकिन बाद में वो क्या आगे भारतीय समाज का हिस्सा बन गए भी। इन विदेशी शासकों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया, उन्होंने भारतीय लोगों से विवाह किए, ठीक है, मतलब कि जो भारतीय थे राजाओं के साथ, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये नहीं सिर्फ राजाओं ने विवाह किए कि यहाँ की महिलाओं से विवाह, मतलब कि उन्होंने जो राजा थे उनके वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हो सकता है कि बाहर से जो आक्रमणकारी आया उसने अपनी बेटी का विवाह किसी भारतीय राजा के साथ कर दिया, या फिर किसी भारतीय राजा की बेटी के साथ खुद विवाह कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि एक तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये चीज आपको क्लियर है। स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया और भारतीय देवी देवताओं की पूजा करने लगे, मतलब भारतीय जो विचार थे ना उनको वो अपनाने लगे। उनके सिक्कों पर बुद्ध, शिव, वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी के चित्र अंकित मिलते हैं। ये बात हमें कैसे पता चलती है, भारतीय धर्म को अपनाया, मतलब भारतीय देवताओं, क्योंकि उन्होंने जो चित्र बनवाए ना, जो सिक्के बनवाए, तो उन सिक्कों पे क्या थे, भारतीय देवी देवताओं के भी चित्र थे। कला और स्थापत्य में भारतीय और विदेशी शैलियों का मिश्रण हुआ, जिसे गांधार और मथुरा कला में देखा जा सकता है। उसने कहा ये आपकी जो कला की एक शैली है, गांधार शैली और मथुरा शैली, तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय शैली भी थी, मतलब जो डिजाइन देखिए। अब कोई चीज हम बना रहे हैं, आप कह रहे हैं संस्कृति का मिश्रण कैसा भी, देखिए मान लेते हैं कि भारतीय पहले गेट ऐसा बनाते थे, कोई भी मंदिर बना रहे हैं उसका गेट ऐसे बनाते थे, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ दिख रहा। और एक विदेशी आया, उनके यहाँ ऐसा गेट बनाते थे भी, ठीक है, ऊपर से इसको ऐसा कर देते थे। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने कोई चीज बनवाई ना, तो उसने गेट ऐसा करवा दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पता चला कि ये हिस्सा तो भारतीय संस्कृति के अनुसार है, लेकिन ऊपर वाला तो विदेशी संस्कृति के अनुसार है। ये होता है संस्कृति का मिश्रण होना। क्या होना है? संस्कृति का मिश्रण होना। ये चीज आपको क्लियर हुई? कोई डाउट नहीं?
इस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी भारतीय समाज में घुल मिल गए और इस इतने काम करने के बाद वो क्या भारतीय समाज में वो घुल मिल गए और भारतीय संस्कृति के साथ विदेशी तत्वों के मेल से एक समृद्ध संस्कृति संगम का निर्माण हुआ। और इस प्रकार क्या हुआ कि एक तो भारतीय संस्कृति मिली और भारतीय संस्कृति में विदेशी संस्कृति में दो संस्कृतियों के मेल से एक विकसित संस्कृति का जन्म हुआ भी। उसके दो उदाहरण आपको बता दिए, गांधार और मथुरा जो आपकी कला थी ना, तो इसमें हम ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। मौर्य काल को पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है? अब इस क्वेश्चन में आप 1 मिनट मत लगाना और उत्तर देते हो, क्योंकि आपको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया। तो ये मैंने आपको क्या कि थोड़ा छोटा करके लिखवाया है कि ये देखिए, मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई राजनीतिक शक्तियां बोल सकते हैं आप, कई स्वतंत्र राज्य बोल सकते हैं, राज्य उभरे, पुराने प्रशासनिक ढांचे टूट गए और नए राज्यों का गठन हुआ। इस काल में शासन प्रणाली, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। भारत का राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह बदल गया। इस कारण इस काल को पुनर्गठन का काल कहा जाता है। अब आप बताइए कि अब इस क्वेश्चन में आपने जब पढ़ा होगा ना, तो आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से चीजें बदल रही है। तो ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। संगम साहित्य पे 150 शब्दों का एक लेख लिखिए भी, ठीक है। संगम साहित्य बोलते हैं जो दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य है ना, खासकर जब ये ईसा पूर्व 100 पहली शताब्दी से लेकर तीसरी चौथी शताब्दी तक का जो साहित्य लिखा गया दक्षिण भारत में, उसको बोलते हैं हम संगम साहित्य। अब देखिए, संगम शब्द का अर्थ कवियों की सभा। इस साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई है। संगम साहित्य से हमें चोल, चेर और पांड्य राजवंशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है इन वंशों के बारे में, क्योंकि उस समय में दक्षिण भारत में यही वंश थे, तो इनके बारे में ही हमें क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। इस साहित्य में उस समय के समाज, जनजीवन, युद्ध, प्रेम, वीरता, दानशीलता और नैतिक मूल्यों का सुंदर वर्णन किया गया। मतलब उस आपको बता दिया, पहली शताब्दी से तीसरी चौथी शताब्दी के बीच का इस समय है, इसमें बहुत महान बड़े बड़े कवि हुए। तो आप उन कवियों के भी नाम लिख सकते हैं। कुछ कवियों ने सरल और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। संगम साहित्य इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इससे उस समय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान मिलता है। यह साहित्य दक्षिण भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। तो इसमें क्या किया कि मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं दर्शाया आपके, तो इसमें आप क्या करना है कि बुक से जो आपके संगम साहित्य के कवि है ना, उनके नाम लिख सकते हैं कि, लेकिन वैसे भी आपको कोई जरूरी नहीं है। आपको संगम साहित्य जब आपने अध्याय हमने पढ़ा था बिल्कुल डिटेल से अच्छी तरह से, तो कोई भी 2-4 बातें उसमें आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट है तो आप ये लिख सकते हैं कि ये समय कब का था और दक्षिण भारत का साहित्य था ये आपका पहली शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी के बीच में भी। इस अध्याय में किन शासकों ने अपनी उपाधि में माता का नाम सम्मिलित किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब इस अध्याय में कुछ शासक हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने नाम में अपनी माता का नाम क्या किया है, ऐड किया। लेकिन आप आज का काल देखिए, आज जैसे आप देखते हैं कि अपने प्रधानमंत्री का नाम देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो दामोदर दास है वो क्या उनके पिता का नाम है। तो इसी प्रकार क्या था, जैसे इन्होंने अपने पिता का नाम ऐड किया है ना, तो उस समय क्या थे, कुछ राजा थे, उन्होंने अपने नाम में अपनी माता का नाम ऐड किया है। कैसे देखिए भी हुआ, तो उसने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया भी। इस अध्याय में सातवाहन जो शासक थे ना, उनका उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपने उपाधि में माता का नाम सम्मिलित किया, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो उन्होंने क्या लिखा, अपना नाम इस प्रकार से लिखा, उन्होंने लिखा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये देखिए, तो ये गौतमी क्या था, उनकी माता का नाम था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने नाम में अपनी माता गौतमी बलसरी का नाम जोड़ा। उनकी माता का पूरा नाम ये था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सातवाहन समाज में माताओं का विशेष स्थान था। उनकी माताएं शक्तिशाली और प्रभावशाली थी। ये लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, माताएं चाहे आपकी अशोक की हो, चाहे आप कोई और राजा की हो, चाहे किसी की भी हो, तो शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। तो यहाँ स्पेशल ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, सातवाहन समाज में माताओं का विशेष स्थान था। यह परंपरा स्त्रियों के सम्मान और उनके सामाजिक महत्व को दर्शाती है कि उस समय जो आपका पुरुष प्रधान था ना, तो शायद उस टाइम महिलाओं का जो
स्त्री प्रधान होगा शायद उस समय का। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह परंपरा स्त्रियों के सम्मान और उनके सामाजिक महत्व को दर्शाती है कि उनका महत्व पुरुषों से क्या था, ज्यादा था। ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने जोड़ा भी नाम। सातवाहन के शासकों ने किया था, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक, मतलब महिला को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, मात्र आपको बोलते हैं इसको, जब पिता का, जो पुरुष को महत्व देते हैं ना पिता को, तो उसको बोलते हैं पितृस्तात्मक। और ये आपको यूज कर सकते हैं आप मातृस्तात्मक। क्या था कि मातृस्तात्मक थी वे। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन जो राजा था ना, राजा तो पुरुष था, उसने महिला का नाम तो जोड़ दिया। यहाँ से आपको मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि उन्होंने, कि राजा तो क्या था, पुरुष ही था, महिला तो राजा नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखिए नाम जोड़ा, वो क्या है, एक महिला के महत्व को दर्शाते और सम्मान को दर्शाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी, उनकी शक्ति को दर्शाते। यहाँ पे लाइन हमें लिखनी जरूरी हो गई, इसलिए क्या था, इनकी माताएं शक्तिशाली और प्रभावशाली थी भी। क्या थी, प्रभावशाली थी। शायद वो राजनीतिक में कुछ अपना स्थान रखती थी अलग से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हुआ। कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन रहे कि हाँ इस प्रकार की बात हमें समझाई गई थी और हमें ये आंसर इस प्रकार से लिखना है। तो चीज, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट में बता देना कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इस अध्याय में वर्णित किसी एक राज्य जो आपको रोचक लगता है के विषय में 250 शब्दों का लेख लिखिए। तो उसने कहा कि आपने इतने राज्य पढ़े, जरूरी नहीं कि मैं ही आपको जो बताऊं आपको यहाँ पे लिखवाऊं, या फिर आपके सर जो लिखवाएं वो आप लिखे। आप कोई भी एक राज्य पकड़ लीजिए इस अध्याय में से और उसका वर्णन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं, चोल चेर आपके पांड्या हैं, कोई भी एक राज्य जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है वो राज्य आप लिख दीजिए। तो मुझे सातवां राज्य सबसे अधिक रोचक लगा। यह राज्य दक्षिण भारत में स्थित है और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक था। सातवाहन शासकों ने व्यापार वाणिज्य को बहुत बढ़ावा दिया। उनके सिक्कों पर जहाजों के चित्र बने जिससे समुद्री व्यापार की उन्नति का पता चलता। सातवाहन राज्य रोमन साम्राज्य से व्यापार करता था। ये सारी बातें मतलब कि आपको उस राज्य के बारे में तो लिखना है। सातवाहन की जगह आप राष्ट्रकूट अपना लीजिए, चोल अपना लीजिए, कोई भी एक राज्य भी, इसमें कुछ ऐसी समझाने वाली बात नहीं है, उस राज्य के बारे में लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ऊपर ले लेना और यहाँ से ले लीजिए भी। सातवाहन शासक सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने भिक्षु, जैन मुनि और वैदिक विद्वानों को भूमि दान दी। ठीक है, और गुफाएं स्थापित का भी इस काल में विकास हुआ। इस राज्य का चयन इसलिए, अब ये लाइन है आपकी मेन, कि क्योंकि यह व्यापार, संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता का उत्कृष्ट उदाहरण है भी। आपने इस राज्य को क्यों चुना, हो सकता है आप कोई और शक्तिशाली राज्य चुन लें और आप बता दें क्योंकि मैंने ये राज्य इसलिए चुना क्योंकि राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, आप सातवाहन के बारे में आपको महिलाओं वाली बात पता चल गई कि मैं इसमें इसलिए क्योंकि इसमें महिलाओं को बहुत अच्छा स्थान दिया, बहुत महत्व दिया जाता था। तो ये बात भी है, क्योंकि सातवाहन के बारे में आपको कुछ बातें पता चल चुकी, इसलिए आप कोई अन्य राज्य उठाएंगे ना तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। तो आप सातवाहन को उठा लीजिए। एक तो आपको महिलाओं वाली बात हो चुकी, ठीक है, और एक दो बातें जो राजाओं की होती है ना वो बातें सबकी कॉमन मिलेंगी कि राजा जनता की भलाई का काम करते थे, वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो वो चीजें सातवाहन भी करते थे, तो इसलिए हमने सातवाहन को चुना भी। कल्पना कीजिए कि आपको एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का अवसर मिले, तो आप कौन सा राज्य चुनेंगे और क्यों भी, और आप कौन सी उपाधि धारण करेंगे। एक राज्य के विषय में एक लेख लिखिए जिसमें राज्य के मूल्य, नियमावली और विशेषताएं सम्मिलित हो। अब आपको क्या करना, अपनी मर्जी से कि आपको राज्य स्थापित करना है। ठीक है, तो आपको अपना निशान क्या बनाएंगे, आप राज्य का नाम क्या रखेंगे और आप कोई चिन्ह बनाएंगे राज्य का, तो वो क्या, कोई चिन्ह है, कोई श्लोक है, कोई चीज बनाएंगे तो क्या रखेंगे आपकी मर्जी से। आपको नियम बनाने जनता के लिए कुछ, मान लीजिए आप राजा हैं, आप राजा बन चुके हैं और आपको सारा काम करना है सारे भी। तो पहला देखिए भी, यदि मुझे एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का अवसर मिला तो मैं अशोक चक्र को अपना राज्य चिन्ह बनाऊंगा। आपकी मर्जी है, आप बैल को बना सकते हैं, किसान के हल को बना सकते हैं, श्री कृष्ण के चिक्कर को बना सकते हैं, पेन को बना सकते हैं, किताब को बना सकते हैं, आप राजचिन्ह बना सकते हैं। ये तो मैंने इसलिए लिखा, कुछ न कुछ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि यह न्याय, शांति और प्रगति का प्रतीक है। मैं एक शासक के रूप में धर्मप्रिय जनसेवक की उपाधि धारण करूंगा। जैसे कईयों ने लगाया ना कि मैं विक्रमादित्य हूँ, ठीक है, मैं राजाधिराज हूँ, मतलब राजाओं को जीतने वाला। तो यहाँ पे कहा कि मैं धर्मप्रिय और जनसेवक की उपाधि धारण करूंगा।
मेरे राज्य के मूल्य होंगे, मतलब जो रूल होंगे, मतलब जिनके आधार पे मैं करूंगा कि सत्य का अनुसरण करूंगा, न्याय करूंगा, समानता होगी, धर्म सहिष्णुता होती है, सभी धर्मों का सम्मान। और शिक्षा, राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी। मेरा राज्य शांति, विकास और संस्कृति का आदर्श राज्य होगा। ये आपको लिखना है, उत्तर नहीं लिखवाना, आपको लिखना। आप राजा अपनी मर्जी से आप लिख दीजिए कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अभी, ठीक है। कोई अमीर नहीं होगा, सारे गरीब रहेंगे तो कभी मेरा विद्रोह नहीं करेंगे। मेरा राजा राजपथ कभी नहीं जाएगा अभी, ठीक है। एक राजा था शायद ईसद काल का था, उसने यही सोचा था कि यदि जनता भूखी रहेगी ना तो राजा के खिलाफ कभी नहीं बोलेगी भी, लेकिन अमीर होंगे ना तो उनके क्या नखरे बढ़ेंगे, वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो उसका यही मानना था कि जनता को दुखी और दबा कर रखा जाए। अब आप जब आगे इतिहास पढ़ेंगे तो उस राजा का भी जिक्र हम करेंगे। आपने मृत्यु काल की वास्तुकलात्मक विकास के विषय में पढ़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप के रेखांकित मानचित्र पर इस मतलब कि कुछ ऐसे स्थापत्य कलाओं के बारे में बताना है जो आपकी इमारतें बनाई गई हैं, कुछ चीजें बनाई गई हैं, तो उनके बारे में आपको भारतीय मानचित्र में दर्शाना। अब आपको भारत का मानचित्र जब मैं कराऊंगा तब आपको बता दूंगा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये चीजें आपको दिखानी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ एक बार। अगर भारत का मैप आपके यहाँ ऐसा है ना, आपकी भरूच तक मध्य प्रदेश आपको पता है यहाँ से बीच में होगा अभी। नासिक की गुफाएं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ पर, यहाँ पर होगा अभी, ठीक है। कार्ले गुफा है आपकी महाराष्ट्र, थोड़ा सा साइड में कर देना इससे भी। पीतमबला गुफा है महाराष्ट्र, ये भी यही है भी। और आपकी उदयगिरी खंडगिरी गुफा है उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ आपकी, ये आपके लिए हो रखी कि आपका उड़ीसा बताइए। ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर है, या यहाँ पर है भी। तो मैं आपको ए, बी और सी तीन ऑप्शन दिए हैं आपको, और ये बताइए कि उड़ीसा कहां पर है भी। तो ये था आपका अध्याय नंबर 6। पहला क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो मौर्योत्तर का काल है इसको हम पुनर्गठन का काल क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय बहुत सारे मौर्योत्तर के राज के बाद बहुत छोटे छोटे राज्य बने जिन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य बसा लिए, और भारत में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और उसने राजनीति बदली, रूल बदले, नियम बदले, व्यवस्थाएं बदली। इसलिए क्या कहा जाता है, मौर्योत्तर के काल को पुनर्गठन का काल कहा जाता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को यही मिलेगा मेरे हिसाब से भी। बाकी आपका लक और आपके अध्यापक की मर्जी। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।